हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, कभी कभी कोई बात अगर महिला से जुड़ी हो तो वो बड़ी गंभीरता से ली जाती है, और वही बात अगर पुरुष से जुड़ी हुई है तो उसे सतही तौर पर लिया जाता है। इसी तथ्य को उजागर करती हुई कहानी प्रस्तुत है। कहानी का शीर्षक है तुम करो तो पुण्य, हम करें तो पाप। कहानी प्रस्तुत है। ज्योति का कल रात से ही माथा चढ़ा हुआ था। राकेश का कल अचानक पता नहीं क्यों माथा ठुनक गया था, और तब से ही उसने ज्योति से बात नहीं की थी। अच्छे खासे रोमांटिक मूड में था, खूब लाड़ दिखा रहा था। छोटा विशु सो रहा था। वो खाना खाने के बाद अपने कॉलेज लाइफ की एक रोमांटिक स्टोरी सुनाने लगा था कि कैसे वो सुनैना नाम की एक लड़की का पीछा करता था। कभी कभी उसके घर की गली तक चला जाया करता था। ज्योति भी खूब हंसती जा रही थी। राकेश बताता जा रहा था कि एक दिन उसने उसके घर जाने वाली रोड पर उसके सामने एक प्रेम पत्र गिरा दिया था, पर सुनैना ने उठाया नहीं था, और राकेश भी डर गया था। वापस जाकर उसने वो प्रेम पत्र उठा लिया था। चाहे कोशिशें लाखों की हों, उसने मगर बात कहीं ज़्यादा नहीं बढ़ पाई थी। क्वेश्चन पेपर मांगने का बहाना तो बहुत ही कॉमन था। कोई भी खूबसूरत लड़की देखकर ये तरीका तो अप्लाई कर ही लिया जाता था। कई बार राकेश को अपनी इन आदतों के कारण प्रिंसिपल के सामने भी हाजिर होना पड़ा था, क्योंकि कुछ लड़कियां शिकायत भी कर देती थी। राकेश कई बार इतरा कर कहता था, मेरे पीछे भी कई लड़कियां पड़ी रहा करती थी। ऐसी लड़कियों को मैं घास नहीं डालता था। फिर हंसते हंसते राकेश ने ज्योति से पूछा था, तुम बताओ, तुम्हारे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ था? ज्योति ने भी बड़ी सरलता से बता दिया था कि एक लड़का उसे लगातार क्लास में देखा करता था, कभी कभी पीछा भी करता था। धीरे धीरे उन लोगों में बातचीत होने लगी थी, और वो ज्योति की सुंदरता की तारीफ भी करने लगा था। ज्योति को भी उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था, परंतु कुछ दिन बाद वो कोचिंग ज्वाइन करने के लिए बाहर चला गया था। उसके बाद ज्योति से उसका कोई कांटेक्ट नहीं रहा। अब पता नहीं वो कहाँ है। ज्योति ये सब बताकर चुप हो गई थी, और राकेश भी चुप हो गया था। उसके बाद राकेश करवट बदलकर सो गया था। रात की बातचीत के बाद से राकेश ज्योति के साथ बिल्कुल फॉर्मल हो गया था। बस खाना खा लेता, जरूरत का सामान ला दे लेना जैसे काम ही करता था। राकेश बिल्कुल चुप हो गया था। बस विशु से थोड़ी बहुत बातचीत करता था। रात को देर से घर आता था। अधिकतर खाना बाहर ही खाता था। अपने अधिकतर काम खुद ही कर लेता था। कभी कभी नन्हे विशु से थोड़ी बातचीत कर लेता था। एक शाम ज्योति ड्राइंग रूम में बैठकर राकेश का इंतज़ार कर रही थी। कमरे में म्यूजिक चल रहा था। नींद आंखें उड़ गई, बस करवटें बदला करो, हम न कहते थे सुहाने ख्वाब मत देखा करो। थोड़ी देर बाद राकेश के आने की आहट आई थी। वो चुपचाप उठकर खड़ी हो गई थी। उसने राकेश से उठकर पूछा था, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? मैंने किया क्या है?
राकेश ने उसके हाथ में एक टूटा मुड़ा सा कागज पकड़ा दिया था और अपनी बेडशीट व पिलो लेकर बालकनी में जाकर लेट गया था। खाना पूछने पर उसने मना कर दिया था। ज्योति ने खाना उठाकर रख दिया था। विशु पहले ही खा चुका था। मन शांत होने के बाद ज्योति ने वो कागज का पुर्जा निकाल कर पढ़ना शुरू किया था। लिखा था, ज्योति, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे कॉलेज के दिनों की वो घटना भूल नहीं पा रहा हूँ। मुझे किसी तरह ये मंजूर नहीं हो पा रहा है कि किसी ने तुम्हें अपना मानने का प्रयास किया था। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने भी कॉलेज लाइफ में शरारतें की थी, परंतु उनमें गंभीरता नहीं थी। तुम्हें किसी ने और तुमने किसी को अपना माना था, भले ही बाद में ऐसा नहीं हो पाया। मैं बहुत पजेसिव हूँ। मैं तुम्हें लेकर अब सामान्य नहीं हो पा रहा हूँ। मैं हर माह अब तुम्हें रुपए भेज दिया करूँगा। विशु की परवरिश में कोई कमी नहीं आएगी और न ही तुम्हारे खर्च में। अब तुम्हारे साथ रहना संभव नहीं है, राकेश। ज्योति का माथा चकराने लगा था। वो बाहर निकलकर बालकनी की तरफ गई थी। देखा था तो राकेश गहरी नींद में सो रहा था। उसने उसे जगाना ठीक नहीं समझा था। उसे ताज्जुब हुआ था कि ऐसी मानसिक स्थिति में राकेश इतनी गहरी नींद कैसे सो सकता है। वो कमरे में आकर विशु के बगल में लेट गई थी। छत की ओर निहारते निहारते वो थक गई थी, मगर आंसू नहीं थमे थे। आंसू बहते ही जा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी किस मोड़ पर जाकर रुकेगी। अंत में उसने सोच लिया था कि वो सुबह विशु के जगने के पहले राकेश से बात करेगी कि आखिर इसका अंत क्या होगा। पता नहीं कब उसकी आंख लग गई थी। सुबह उठी तो नज़र घड़ी पर गई थी। ओह गॉड, विशु तो लेट ही हो जाएगा स्कूल के लिए। वो बालकनी की तरफ भागी थी तो देखा था कि राकेश उठकर जा चुका है। उसने बाथरूम में झांका था तो वहाँ भी राकेश नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने आंसू पोंछकर विशु को तैयार करना शुरू कर दिया था। विशु का टिफ़िन तैयार करके उसने उसे दूध पिलाया था और बाहर मोड़ तक पहुंचाने चली गई थी। बस आने का टाइम हो गया था। विशु को छोड़कर वो थोड़ी देर तक चुपचाप ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई थी। उसने अपने माथे पर हाथ रख लिया था। सिर में काफ़ी दर्द था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मोबाइल उठाकर उसने राकेश को फ़ोन लगाया था, मगर जैसी कि उसे उम्मीद थी, राकेश के फ़ोन स्विच ऑफ था। अगले दिन राकेश शाम को भी घर नहीं आया था। ज्योति बहुत परेशान थी कि पास पड़ोस वालों से क्या कहे, रिश्तेदारों को सबसे पहले विशु को वो क्या बताए। बहुत देर सोचने समझने के बाद उसने राकेश के ऑफिस जाकर पता करने की सोची थी। एक बार उसने दूर से अपना ऑफिस दिखाया था। वो ऑफिस में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को पहचानती नहीं थी। ऑफिस में अंदर घुसी ही थी कि वॉचमैन ने टोका था, मैम किससे मिलना है आपको। ज्योति के मुंह से अचानक राकेश का नाम निकल गया था। 2 मिनट तक वॉचमैन ने उसका चेहरा देखा था, फिर डायरेक्टर साहब के पास ले गया था। डायरेक्टर ने उसका परिचय पूछा था, फिर ताजुब से उसे देखते हुए बोले थे, आपको ही पता नहीं कि आपके पति ने 2 दिन पहले यहाँ नौकरी छोड़ दी है।
घर में कोई समस्या डिस्कस नहीं करते क्या? कह रहे थे कि कोई अच्छा ऑफर है, वहाँ ज्वाइन कर लिया होगा। खैर, बताएं हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। 2 मिनट तक ज्योति ने सोचा था और फिर उसके मन ने कहा था कि हर उस व्यक्ति को त्याग देना बेहतर है जो तुम्हारी पीड़ा को न समझे। ज्योति ने डायरेक्टर साहब से कहा था, मैं बीए पास हूँ, क्या मुझे यहाँ काम मिल सकता है? हम इस समय कुछ आर्थिक विषमताओं से घिरे हैं, इसलिए दोनों का काम करना आवश्यक है। अगर आप आश्वासन दें तो मैं अपने कागजात लेकर कल आ जाऊँ। डायरेक्टर ने कहा था, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, कल ही हमारे यहाँ कुछ पोस्ट निकली हैं, कोशिश कर लीजिए। अगले दिन ज्योति विशु को स्कूल बस में बिठाकर तैयार हो गई थी। उसने विशु के टिफ़िन के साथ साथ अपने लिए भी 2 पराठे सेक कर रख लिए थे। अपने सारे कागजात के साथ वो ठीक 10:30 बजे ऑफिस पहुंच गई थी। वॉचमैन से बात कर वो डायरेक्टर साहब के रूम तक गई थी। उन्होंने एक क्लर्क के साथ ज्योति को कागजी कार्रवाई हेतु भेज दिया था। चलते समय डायरेक्टर ने बताया था कि अपना फ़ोन नंबर क्लर्क को दे दीजिए, आपको सूचना दे दी जाएगी। उसने ऐसा ही किया था। विशु बार बार पापा के बारे में पूछ रहा था। उसने उसे बता दिया था कि पापा को कहीं दूसरी जगह अच्छी नौकरी मिल गई है और वे वहाँ चले गए हैं। दूर है, इसलिए जल्दी जल्दी छुट्टी नहीं मिल पाएगी। हम लोग कभी कभी वहाँ चलेंगे, मगर मम्मी को भी नौकरी करके पैसे कमाने होंगे, तब काम चलेगा। विशु को भी अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, तभी सब लोग पापा के पास चलेंगे। 1 सप्ताह तक ऑफिस से कोई सूचना नहीं आई थी और वो हालात के भंवर में यूं ही डूबती उतराती रही थी। उसने सोच लिया था कि अब वो राकेश को माफ नहीं करेगी। हवाएं माफी मांग भी लें तो क्या, डूबने भंवर में छोड़ा था तो क्या सोचा था। कुछ दिन बाद ऑफिस से स्पीड पोस्ट से पत्र आया था। शुभ सूचना थी, उसे सेलेक्ट कर लिया गया था। उसी समय उसने अपने बड़े भाई को फोन किया था और सारी बातें बताई थी। उन्होंने उसे विशु को लेकर अपने यहाँ बुलाया था, मगर ज्योति ने मना कर दिया था। ज्योति ने कहा था कि अपनी पीड़ा मैं खुद ही भोगूंगी और अब तो नौकरी भी मिल गई है। शौकिया कंप्यूटर सीखना काम आ गया है। कभी दिक्कत हुई तो आप लोगों से सहारा मांगूंगी, लेकिन तब तक मुझे विशु का सहारा बनने दीजिए। ज्योति का मन अपने साथ किए गए व्यवहार से बहुत पीड़ित था। वो किसी तरह यह मानने को तैयार नहीं थी कि अगर नई उम्र के रोमांचक दौर में उसने किसी से बात कर ली तो वो गलत हो गई और राकेश जानबूझकर लड़कियों को छेड़ता रहा तो उसकी मानसिकता ठीक थी। एक पल के लिए मान भी लें कि पति पत्नी के बीच में ऐसी बहस और नोकझोंक होती रहती है, तो फिर ऐसा व्यवहार किया जाने को कहाँ तक उचित ठहराया जा सकता है। और फिर विशु, उसकी क्या गलती थी? उसका बचपन नष्ट करने का अधिकार राकेश को किसने दिया था? बाप होने का मतलब ये तो नहीं कि बच्चे को अनावश्यक रूप से मानसिक प्रताड़ना दी जाए। ज्योति ने दिमाग का भारीपन चाय पीकर झटकने की कोशिश की थी। उसे बोल्ड होना है और विशु को बोल्ड बनाना है कि वो समाज को जवाब दे सके। रात को उसने सारी तैयारी करके रख ली थी ताकि सुबह विशु को तैयार करके वो स्वयं भी समय पर ऑफिस जाए। आखिर पहला दिन है ना। नमस्कार।